सिविल सर्विसेज में जो तीनों पार्ट हैं, होप एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो हम लोग यंगस्टर्स में सभी लोग लगभग क्रिकेट फैंस होते हैं, तो इट्स जस्ट दैट वे ऑल्सो। 3 फॉर्मेट, इधर भी 3 फॉर्मेट, T20, टेस्ट और वनडे। सेम गोज विथ पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू। सबसे लंबा फेज मेंस और वो टेस्ट मैच हो गया। पीटी तो T20 है, it is a complete T20 game, T20 ball game, and interview is like a one day. You need strategy, you need focus, you need many things. So the most important part which fetches your rank, many people say interview can decide your service, but mains decides you in the list or not. आप लिस्ट में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये मेंस ही डिसाइड कर देता है। उसके ऊपर आपको जितना इंप्रोवाइज कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो जो लॉन्गेस्ट पार्ट है टेस्ट मैच, जहां की स्लॉग हिटिंग नहीं चलती है, वहां आपको राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर की तरह ही परफॉर्म करना, बिकॉज देयर इज नो स्कोप फॉर लैक्सिटी। कहीं भी आप लैक्सिटी कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी उन पूल ऑफ स्टूडेंट से कंपीट कर रहे हैं जो ऑलरेडी वो 6.5-7 लाख के पुल से निकल के आए हैं। दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। उस बेस्ट ऑफ द बेस्ट में सबके पास अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी आवाज है, अपनी स्टाइल है, और सब, कोई IIT से, कोई DU से, कोई JNU से, सो एवरीबडी इज वेल एजुकेटेड एंड वेल अवेयर। और प्लस आज के जमाने में जहां इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट की अवेलेबिलिटी का इश्यू ही नहीं है, तो इसमें आपको एज कैसे लेना है। लाइक माई स्ट्रेटेजी, रादर देन अप्रोचिंग इट इन ए होल, मैं एक, दो आई एम नॉट ए बिग MS धोनी फैन, बट आई लाइक हिज वन अप्रोच। उनका बहुत बड़ा अप्रोच ये है कि अगर 350 रन बनाना है ना, तो 10 ओवर में ब्रेक करो। 50, 70, 70, 70 ऐसे करके आप करो, तो वो इजी लगने लगेगा। 350 आप देखोगे तो इंटिमिडेटेड हो जाओगे। तो मेरा सबसे पहला स्ट्रेटजी ही यही होता है। मे बी यूनिक टू एवरीबडी, आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं, अपना भी बना सकते हैं। मैं सबसे पहले क्या देखता हूं जब भी बनाता हूं, मैं पहले जिस दिन भी जाता हूं ड्राइंग बोर्ड पे जाता हूं, और ड्राइंग बोर्ड पे मैं गया तो सबसे पहले मैं डिसाइड करता हूं कि कितने मार्क्स में आप कंफर्टेबली अंदर हो जाएंगे। तो जैसे मैं ड्रॉ डाउन किया तो मैं 850 यहां से टारगेट शुरू करता है कि 850 प्लस हो जाए तो बहुत अच्छा, इसके रेंज में हमें रहना है। तो ये 850 तक मैं कैसे पहुंचूं, इसको फिर वही MS धोनी स्टाइल में इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। जो मेरी अप्रोच इन जनरल रहती है, मैं ऑप्शनल में एक्चुअली मैं ऑप्शनल चेंज नहीं किया। मेरे ग्रेजुएशन, MBA, वर्किंग, मेरा सब कुछ एग्रीकल्चर ही रहा है, तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को बता पाऊंगा। तो एग्रीकल्चर मैं सीधा यहां पे काउंट किया 300 प्लस माइनस 10 पे, तो यहां से 850 से 300 निकल गया। तो मुझे अब नेक्स्ट 550 का मुझे अरेंज करना है। अब ये 550 कहां से आएंगे, तो इसको n ब्लॉक कर लेते हैं। 120 प्लस माइनस नहीं, माइनस की तो यहां कोई नहीं है, प्लस 10 आपको लाना 130, और नेक्स्ट 420 मार्क्स के करीब आपको GF पेपर में और ये ऐसे पेपर में। ये मैंने ब्रेक डाउन किया। अब सबसे पहला दिन मैंने आधे 2 घंटे 3 घंटे लगा के ये ब्रेक डाउन किया कि मुझे यहां तक पहुंचना है, और यहां पहुंचने के लिए मैं कैसे पहुंचूं। तो एग्रीकल्चर में जैसे मैंने बोल दिया 300 है, तो जो जैसे मार्क्स है उसी के हिसाब से आपको टाइम प्रायोरिटाइज करना है, और आप कितने कंफर्टेबल हैं तो उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। अब जैसे मेरा केस है एग्रीकल्चर में, मैं एग्रीकल्चर BSc के टाइम पे ही मेरे अपने नोट्स थे, मैं सब नोट्स को संभाल के रखा। इनफैक्ट मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, पूरी भारत के एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स उसी यूनिवर्सिटी के नोट्स से पढ़ते हैं। TNU का नोट्स इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। मैं सब संभाल के रखा है, नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, हैंड रिटन नोट्स। UPSC सिलेबस के हिसाब से उसको मैंने इंप्रोवाइज करके अपने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट के प्रिपरेशन में ही मैं तैयार कर लिया था। तो मुझे मालूम था कि ये 300 प्लस माइनस 10 जो है, ये मेरे लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको तो मैं पकड़ के ही रहूंगा, और इसको कैसे भी करके 290 280 प्लस पे मेरे को रखना है, ताकि इधर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है rather than optional में uncertainty is little bit relatively less, and that is controllable. These are uncontrollable to an extent. Optional and essay, they are controllable. GS is uncontrollable, वो आपके कंट्रोल में ज्यादा नहीं रहती है, but still you can manage to an extent. तो मेरी यही स्ट्रेटजी थी, पहले मैं ये ब्रेक डाउन किया। एग्रीकल्चर के लिए जो भी कोई ऑप्शनल आप करते हैं, तो आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि प्रीलिम्स लिखने से पहले तक आपके पास इसकी लिखा पढ़ी पूरी हो जानी चाहिए। मतलब आपकी नोट मेकिंग जो भी आपको करना है, प्रीलिम्स से पहले आपके पास तैयार होनी चाहिए। प्रीलिम्स के दौरान जो आप स्टडी करते हैं, तो आपका ये होना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि मतलब इन माय वे ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए कि इसको ऐसे कर लिया, इसको ऐसे कर लिया। आप उसको होलिस्टिकली देखने की कोशिश कीजिए, और प्लस
कन्वर्जेंस ढूंढने की कोशिश कीजिए। यूपीएससी इज मोर ऑफ लेट हैज बीन एरिया जहां ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और टूरिज्म मर्ज हो गया, वो एरिया उनके लिए मजेदार हो जाता है। तो वैसे चीजों को रादर देन रीडिंग इन साइलोज, आप उसको कंबाइनली पढ़ने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू कंबाइन इट इन ए होल, वो मजा आएगा आपको। प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, क्योंकि प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन आजकल ऐसे हो गए हैं कि मल्टी एंगल से आपको दिमाग लगाना पड़ता है, एंड सेम गोज फॉर मेंस ऑल्सो। तो उस लेवल से तैयारी करते रहिए। माइंडसेट T20 से टेस्ट में स्विच करने का दिन है। प्रीलिम्स लिखिए, उसके 1-2 दिन के बाद अपने कटअप वटअप चेक कर लीजिए, मिला लीजिए, 2-4 रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट वगैरह से देख लीजिए आंसर्स, एंड ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है उसके ऊपर। आप सीसेट क्लियर कर रहे हैं, इसमें जितने लोग बता रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूट अपने अपने प्रेडिक्शंस के हिसाब से आते हैं, आप उससे अगर 5-7 मार्क ऊपर नीचे हो, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। इसमें कुछ एरियाज होते हैं जो हम कवर नहीं करते हैं प्रीलिम्स प्रिपरेशन के दौरान, उन एरियाज को पहले स्टार्ट कीजिए रिजल्ट आने से पहले पहले तक। जैसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स हैं बट ये सब बहुत हाई स्कोरिंग है। इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, ये सब पार्ट हम प्रीलिम्स के दौरान नहीं पढ़ते हैं। इनको क्या है, आपको इस दौरान यूज करना है, और यूटिलिटी इसकी बहुत हाई है। आप इंटरनल सिक्योरिटी देखिएगा तो 30 से 50 नंबर की क्वेश्चन हर बार आती है, और लगभग एक ही पैटर्न पे आता है। तो अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग है तो आपने 40-50 नंबर तो इंश्योर कर लिया 250 में से। तो मैं उस तरह से स्ट्रेटजी को ना, सिलेबस को बहुत जीरो डाउन करके लेता हूं। एंड जीएस स्कोर एक निकालती भी है सिलेबस का, माइक्रो सिलेबस करके, वो मेरे लिए बहुत यूजफुल रहा था, मैंने उसको यूज भी किया था। वो पूरे यूपीएससी सिलेबस को ब्रेक डाउन कर दिया है एकदम, एक टॉपिक उसमें माइक्रो टॉपिक्स लिस्टिंग्स इन्होंने कर दिया है, जो कि आप यू कैन गेट इट फ्रॉम इंटरनेट और फ्रॉम द जीएस स्कोर पीपल। आप वहां से लेके आप उसको यूज कीजिए और कंप्लीट करते चलिए। दैट वुड बी ए वेरी मच यूजफुल स्ट्रेटजी। बाकी ऑप्शनल आपके मैंने बता ही दिया। आप जीएस के लिए जैसे मैंने बोला, माइक्रो लिस्टिंग कीजिए, टॉपिक रेडी कीजिए। और बहुत लोग बताते हैं और करते भी हैं, जो माइक्रो लिस्टिंग है ना, माइक्रो लिस्टिंग में आप हर चीज के ऊपर 500 से 700, 400 से 500, 700 वर्ड की कंटेंट रेडी रखिए। कोई भी एक टॉपिक आ गई, जैसे मान लीजिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, 500 से 700 वर्ड आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि ओरिजिन कहां हुई नक्सलबारी में, राइज कब हुआ, पीक कब हुआ, फॉल कैसे हुआ और क्या हुआ, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बोला। तो आपके पास जैसे कि एक टॉपिक है, उसमें ई टेक्नोलॉजी इन द हेल्प ऑफ एड ऑफ फार्मर्स, जीएस3 का ही टॉपिक है। आप कहीं से भी कंटेंट लाइए, 400-500 वर्ड का कंटेंट आपके पास होना चाहिए। कहीं आप कंसोलिडेटेड मटेरियल लेते हैं तो वो अलग चीज है, बट खुद से बनाया हुआ और रिसर्च किया हुआ, इट ऑलवेज हेल्प्स। करके आप जितने माइक्रो टॉपिक्स हैं उसके 400-500 वर्ड के रेडी रखिए, और एटलीस्ट उसको अपने हाथ से रेडी कीजिए, पढ़ के रखिए। होता क्या है, मेंस में यही सब टॉपिक्स आते हैं। यूपीएससी डज नॉट गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिलेबस इन मेंस। और अगर मान लीजिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पूछ रहा है, कभी कभी उसमें यह पूछ देता है कि व्हाई देयर इज अ सडन डिक्लाइन इन दैट, और व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग टू डू दैट। स्ट्रेटजी वही होती है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो ये जो 500-700 वर्ड आपने लिख रखा है ना, वो आपके इंट्रो और कंक्लूजन का काम तो कर ही देगी। आपके 4.5-5 नंबर तो इंश्योर कर दिए। बॉडी में आप करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे होते हैं, तैयारी कर ही रहे होते हैं, तो उसको उसमें फिट करना है। और इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू रन फास्टर देन ए कंप्यूटर इन बिटवीन दोस टाइम। तो इसी तरह करके आप बाकी सब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट वाज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज व्हिच आई यूज्ड, माइक्रो लिस्टिंग, मेकिंग टॉपिक्स एंड यूजिंग इट। प्लस हम लोग के लिए मैं प्रिपरेशन में बोल सकता हूं, मैं 2 एरा में प्रिपेयर किया हूं, एक 18-19 का एरा और एक 22-23 का एरा। इस बीच में 3-4 साल में बहुत चेंजेस हो गए टेक्नोलॉजी में। वी कैन से प्री बीसी एंड पोस्ट बीसी, बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड, बीसी और एसी का एरा हो गया। बहुत कुछ चेंज हो गया, एडटेक में चेंजेस आ गई, सब कुछ आ गई। सबसे बड़ा जो रिवोल्यूशन मैं जिसको यूज किया, दैट वाज जेमिनी एंड चैट जीपीटी। इसका मैं बहुत जुडिशियसली यूज किया। अब गूगल सर्च करके 4 जगह से सर्च करने से अच्छा है एक ही आंसर, एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसी के लिए मैंने चैट जीपीटी और जेमिनी यूज किया। आप एक ही आंसर को, जैसे जेमिनी 3 ऑप्शंस देता है आपको, ये डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, आप उसको यूज कीजिए। जो भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगता है उसके लिए आप यूज कीजिए। मैंने अपने एग्रीकल्चर प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत हद तक दोनों का यूज किया, चैट जीपीटी और जेमिनी दोनों का यूज किया। एंड इट इज अ वेरी मच बिग रेस्क्यूअर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगर आपके पास सॉल्व है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो चैट जीपीटी को आप यूज कीजिए, जेमिनी को यूज कीजिए, बहुत हद तक आपकी प्रिपरेशन को ईजी कर देगा। ये रहा प्रिपरेशन का पार्ट।
रहा बात राइटिंग, आंसर राइटिंग का पार्ट, जो मैं 2018 और 19 में लिखा था पेपर, उसमें मैं करीब करीब, मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि मैं सक्सीड क्यों नहीं किया, मैं कभी भी 16-17 क्वेश्चन से ज्यादा किसी पेपर में बना नहीं पाता था। मुझे लगता था कि द बेस्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में या 1 to 15 में द बेस्ट आंसर लिखूंगा और द बेस्ट मुझे द बेस्ट में ले जाएगा। बट आई डोंट नो पैटर्न क्या होती है, स्कोरिंग कैसे होती है, बट रादर देन गोइंग फॉर द बेस्ट आंसर, वो कभी नहीं आएगा। आप कितना भी अच्छा लिखिए, द बेस्ट आंसर नहीं बनता है उस प्रेशर में, उस माहौल में, जहां आपके पास 6.5-7 मिनट से ज्यादा पर क्वेश्चन के लिए होती नहीं है, आप द बेस्ट नहीं लिख सकते हैं। तो आपको एक जुगाड़ू, एक अच्छा आंसर विद अ गुड इंट्रोडक्शन, अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन एंड ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी आप अच्छे से बनाइए, बॉडी में आप जितना हो सके, अगर डिफरेंस पूछा है तो चार्ट बना के डिफरेंस समझाइए, अगर कहीं पे लग रहा है कि मैप की स्कोप है तो मैप डालने की कोशिश कीजिए। ये मेरी प्रॉब्लम थी 18-19 में, मैं मैप्स, चार्ट्स, ये सब में उतना कंफर्टेबल नहीं था। मैं सोचता था कि अच्छा लिख के निकल जाएंगे, बट दिस ईयर, अभी मतलब व्हाट आई डिड विथ मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, इस बार आप GS1 का क्वेश्चन देखिए तो पहला ही क्वेश्चन था कि हाउ डिड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सॉरी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया शेप्ड इट्स हिस्ट्री, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन था कि नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है इंडिया कोस्टल एरियाज में, वेटलैंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा है। तो बोलते हैं ना, पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। मैप बनाइए, ज्योग्राफिकल फीचर में आप हिमालय को एक्सप्लेन कीजिए, कहीं मानसून की क्वेश्चन, जैसे पुरबैया वाली क्वेश्चन थी जो कि बहुत फेमस हुई है स्टूडेंट्स कम्युनिटी के बीच में, आप बनाइए। माउंटेन रेंज नॉर्थ ईस्ट की बनाइए, वहां से साउथ वेस्ट मानसून का मूवमेंट दिखाइए और उस पेस में आप यूज कर लीजिए। जितना आप, क्या होता है ना, 13-14 हजार पेपर जब एग्जामिनर चेक करते हैं, इतने पेपर्स चेक करते रहते हैं, तो एक मोनोटोनिसिटी आ जाती है। कुछ आपको अलग देना है, कुछ अलग देना है। जैसे हमारे साथ भी होता है, हर दिन एक ही चीज खा के हम बोर हो जाते हैं, कुछ जैसे ही अच्छा मिलता है हमको मजा आता है। सेम गोज विद पेपर ऑल्सो, जो मेरी एक्सपीरियंस कहती है आफ्टर राइटिंग 3-4 मेंस, 3 मेंस, आप वर्ड कम लिखिए, पिक्टोरियली, ग्राफिकली, आई चार्ट, बार चार्ट, जो भी आप बना सकते हैं, बट रेलेवेंट हो। ये नहीं हो कि पूछा कुछ नहीं, मैप पूछा ही नहीं, जबरदस्ती भी मैं देखा हूं स्टूडेंट्स को भी जबरदस्ती का मैप घुसेड़ते रहते हैं, वो भी नहीं करना है। अगर क्वेश्चन ऑफ द डिमांड इज मैप, यू ड्रॉ द मैप। कभी क्वेश्चन आ गया नेटो के बारे में या रेड सी एरिया के क्राइसिस के बारे में, तो एक आप ज्योग्राफी दे देते हैं, तो इट डिपिक्ट्स टू द एग्जामिनर कि यू आर अवेयर ऑफ सर्टेन थिंग्स, यू नो द ज्योग्राफी, यू हैव ए क्लैरिटी। तो मेरी दिस विल बी माय सजेशन टू यू। GS1 में बहुत स्कोप होता है मैप यूज करने का, GS2 में खास करके इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट में मैप की बहुत स्कोप होती है, और GS3 में साइंस एंड टेक में आप चार्ट, फ्लो, डायग्राम्स, इसकी स्कोप बहुत होती है। एग्रीकल्चर में भी आपके पास स्कोप होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर के भी 20-30 क्वेश्चन आते हैं GS3 में, इनिशियल पार्ट में, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में आप लाइन ग्राफ ऐसा यूज कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो। इससे क्या होता है, आपके कंटेंट लिखना कम पड़ता है, पिक्चोरली ज्यादा आ जाता है, तो आप पेपर आपकी सुंदर दिखने लग जाती है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ भी कीजिए, प्रैक्टिस अपने हिसाब से इस तरह से कीजिए कि आपको 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। दैट शोज कि हाउ सिंसियर यू आर टुवर्ड्स द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पेपर। एग्जामिनर ने इतना पेन लेके, इतना मेहनत लेके 20 क्वेश्चंस बनाया है और हम 15 करें, 14 करें, तो इट्स एन इंसल्ट टू द मेरिट एंड कैपेबिलिटीज ऑफ दोज। तो हमें हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, अनटिल अनलेस कि आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं पता है। तो रादर देन राइटिंग अ स्टोरी, जनरली ऐसा होता नहीं है, मेंस कैंडिडेट्स जो भी हैं वो जनरली उनको अच्छा खासा नॉलेज रहता है, वो लिख सकते हैं। जो मैंने आपको पहले बोला था कि जो 400-500 वर्ड का बनाइए ना, उसमें से कुछ ना कुछ तो आप लिख ही सकते हैं, यू कैन डू समथिंग ऑन दैट एस्पेक्ट, है ना। तो दैट वाज सम ऑफ द माय एरियाज जहां मैं मेंस में किया। पेपर पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। पहले आप माइक्रो लिस्टिंग्स करके टॉपिक बना के रखिए, डायग्राम, चार्ट, पाई चार्ट, ये सब यूज कीजिए। एंड इट मे साउंड वेरी क्लिशे कि हर कोई जो भी क्वालिफाई हो जाता है या हर कोई टॉपर आके यही बात बोलता है, इंप्लीमेंटेबल नहीं है। मैं भी यही सोचता था 18-19 में, लेकिन जब मैं 22-23 में लिखना चालू किया तो मैं भी देखा कि मैं लिख सकता हूं, मैं भी मैप बना सकता हूं। और इस बार मेरे को जितना याद आ रहा है, मैंने करीब करीब 12-13 क्वेश्चंस में मैप्स और ये सब यूज किए हैं। तो आई थिंक उसकी वजह से मुझे आई हैव कम इनटू द अंडर 200 रैंक के अंदर मैं आ पाया हूं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज जिसमें कि आप मेंस क्रैक कर सकते हैं। बाकी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट टाइम मैनेजमेंट इन मेंस इज वेरी इंपोर्टेंट। प्रीलिम्स के बाद जिनका पहली बार निकलता है वो बहुत एंजॉय करते हैं, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, वो शुरुआत ही हुई है। इनफैक्ट मैं भी वो गलती किया, जब 18 में निकला प्रीलिम्स, मैं 2 दिन तक तो घूमता ही रह गया, कोई बताने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। लगा मुझे कि यार निकाल लिए तो आगे भी निकल जाएंगे, बट ये गलती आप लोगों को नहीं करना है।
एकदम लो की रखिए, एकदम लो की रखिए, थोड़ा बहुत मिल लीजिए, एक दिन एंजॉय कर लीजिए, डिनर कर लीजिए, बट नो मोर देन 4 to 5 आवर्स शुड बी वेस्टेड इन सेलिब्रेटिंग प्रीलिम्स रिजल्ट। प्रीलिम्स रिजल्ट आपको कहीं नहीं लेके जाएगी, बस मेंस का आपको एक टिकट पकड़ा दिया, उसको कहीं आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। आपका रियल टेस्ट मैच जो खेलना है वो मेंस है, और मेंस में आपको इस तरह ब्रेक डाउन करके जो मैं बताया, आप अपने भी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं जो आपको सूट करता है। वन साइज फिट्स ऑल तो नहीं हो सकता है, बट ये मेरी स्ट्रेटजी है, ब्रेक डाउन कीजिए, इट गिव्स आपको डायरेक्शन देता है। जहां पे आप स्टडी टेबल पे ऐसे लिख दीजिए 850, एग्रीकल्चर 300, 550 बचा, ऐसे में मेरे को चाहिए, और ये हर दिन मेरे दिमाग में वो फिक्स हो जाना चाहिए। जैसे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का ना, हमारे जिंदगी का मकसद डेफिनेट हो चुका है, तो आपकी जिंदगी का मकसद डेफिनेट हो जाना चाहिए। यही हमारी जिंदगी का मकसद है, और हम ऐसे ही डेफिनेट हमें करना है ना। तो दिस वाज माय स्ट्रेटजी फॉर मेंस। और मेंस एग्जाम के बीच में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिए, ज्यादा जब पेपर होता है रेस्ट लीजिए, लंच कीजिए, बढ़िया से पेपर लिखिए, और whatever you know you try to express it. There is no answer called good answer। मैं इस बात पे हमेशा फोकस करता हूं, कोई भी 6 मिनट के अंदर एक एब्सोल्यूट वंडरफुल आंसर नहीं लिख सकता है। चैट जीपीटी को भी 40 सेकंड्स लग जाते हैं, 35 सेकंड्स एक आंसर निकालने में, तो आप तो ह्यूमन बीइंग है, वो तो चैट जीपीटी है ना। तो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय द मेन सिलेबस, ब्रेक डाउन कीजिए, सब अच्छा लगेगा, एंड यू कैन बी एबल टू डू। दिस वाज आई हैव टू टेल अबाउट योर मेंस प्रिपरेशन। थैंक यू।